हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल राय। मैं कैलिबर नोवा के बिहाफ में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट और पेरेंट्स यहाँ पर हैं इस वेबिनार में। हमने ये वेबिनार आज सीए फाउंडेशन और सीएसडब्ल्यूटी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए अरेंज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है सीए करना, सीएस करना। तो हमारी फैकल्टी अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को सीए, सीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। पहला सेशन रहेगा 20 से 25 मिनट का सीए फाउंडेशन के बारे में। दूसरा सेशन रहेगा सीएसडब्ल्यूटी के बारे में। इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप जो भी लाइव क्वेश्चंस दे रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम नोट डाउन करेंगे और ये दोनों के दोनों सेशन होने के बाद हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। मेरा आपसे कमिटमेंट है कि हम आपको बिल्कुल फ़िल्टर, बहुत आसान इन्फॉर्मेशन सीए फाउंडेशन और सीएसडब्ल्यूटी के बारे में अवेलेबल करवाएँगे। हमारी फैकल्टी इसका बहुत प्रिपरेशन कर बैठी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वेबिनार के एंड होने तक रुकिए और सवाल कीजिए। जैसे ही सेशन एंड होगा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व की जाएगी और फर्दर कैलिबर में कैसे मूव करना है सीए फाउंडेशन और सीएसडब्ल्यूटी को लेकर, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Monish Vora. I am a chartered accountant and I have also cleared CFA level 1. तो आपका कैलिबर्स नोवा के लाइव वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। राइट, इस वेबिनार में हम आपके साथ सीए कोर्स और सीएस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि होता है सीए फाउंडेशन और सीएसडब्ल्यूटी, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ। यस, मैं आपके साथ जो हूँ सीए कोर्स के बारे में आपको चीजें बताऊंगा और हमारे पलाश जावा सर जो है वो आपके साथ सीएस कोर्स के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। यस, तो और इसके दौरान आपके जो डाउट्स है, आप चैट बॉक्स में आप प्लीज वो डाउट्स आप लिखिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके सारे डाउट्स नोट किए जाएंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होगी, सारी आपकी नोट की जाएगी। और जैसे ही हम हमारे तरफ से हमारे जो भी हमको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जब वो एंड हो जाता है, उसके बाद हम स्पेसिफिकली आपको टाइम देंगे और ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। तब वापस से आपको तभी भी आपको जो भी डाउट्स रहेंगे सारे हम लाइव क्लियर करने वाले हैं आपके साथ। यस, तो अभी तो मैं आपको चाहता हूं कि आप बस अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जितने भी हमको जितने भी जनरल क्वेश्चंस लगते हैं सी कोर्स के बारे में, सबके सब मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। और जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है, राइट, मेरे बाद पलाश जावा सर जो है वो आपको सीएस कोर्स के बारे में चीजें बताएंगे। यस, सो चलिए अभी हम सीए कोर्स के बारे में चीजें जानना स्टार्ट करते हैं। यस, सो आइए अब हम हमारे सीएस का वेबिनार फाइनली स्टार्ट करते हैं।
मैं जो हूं आपको स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में आपको यहाँ पे चीजें बताने आया हूं, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर में व्हाट इज सीए, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। यस, सो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इज अ डेजिग्नेशन given to an accounting professional who has received certification from a statutory body ICAI that he or she has cleared a set of rigorous exams, है ना। तो सीए जो है वो एक डेजिग्नेशन है जो एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल को मिलता है जब वो आईसीएआई ने जो एग्जाम्स दी गई है जब वो सारे पास कर लेता है तो उसे एक सीए का डेजिग्नेशन मिलता है, राइट। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट is that the latter मतलब क्या, chartered accountant has taken an in-depth training of years and has passed multiple exams in various aspects of accounting to earn the title of chartered accountant, right। तो ये वही बोल रहा है कि देखिए, जो नॉर्मल अकाउंटेंट होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसने बहुत ही इन डेप्थ ट्रेनिंग ली हुई होती है, काफी सालों से वो ट्रेन होता है, राइट। जैसे आपको पता होगा, अगर सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, राइट। तो और उसमें सीए में जैसे 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। जब ये जो मल्टीपल एग्जाम्स है जब ये क्लियर कर लेता है, जब इन डेप्थ ट्रेनिंग ले लेता है, तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। यस, फिर आगे देखिए, द सीए प्रोफेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1949। मतलब देखिए सर, अराउंड 71 ईयर्स हो गए हैं सीए के प्रोफेशन को इंडिया में, एंड प्रेजेंटली there are only around 3,25,000 CAs in India। सर 70 साल में सिर्फ अभी तक 3,25,000 सीए बने हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। मतलब कि प्रेजेंटली अराउंड 9 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है हमारा आईसीआई के साथ, और प्रेजेंटली सिर्फ और सिर्फ 3,25,000 सीए बने हैं पूरे 71 ईयर्स के हिस्ट्री में। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना वैल्यूएबल कोर्स ये होगा कि जब सीए की वैल्यू इतनी ज्यादा वैल्यू है और इतने कम लोग हैं, तो एक सीए की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है सोसाइटी में। यस, तो अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि सीए क्या है, पर एक्चुअल में सीए करता क्या है, राइट। व्हाट डज अ सीए डू, है ना। तो देखिए, अ सीए जनरली प्रिपेयर्स एंड रिव्यूज फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए सर, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब क्या, बैलेंस शीट्स, पीएनएल, लेजर अकाउंट्स, ये सब चीजें वो प्रिपेयर करता है, इसे रिव्यू करता है, चेक करता है कि जो नॉर्मल जो स्टाफ ने बनाया होता है, राइट, वो चीजें क्या सही में उन्होंने सही चीजें, सही बेसिक्स फंडे सब लगा के वो बराबर बनाया हुआ है, वो चेक करता है। प्लस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है। यस, फिर क्या करता है, ही ऑडिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है, वही बैलेंस शीट्स, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो उसे ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूं तो ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, राइट। तो बैलेंस शीट्स, पीएनएल उसे चेक करता है एक सीए, राइट। फिर आगे देखिए, ही आल्सो एडवाइजेस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस, है ना। तो एक बिजनेस में फाइनेंस, जैसे हर बिजनेस को चलाने के लिए ऑब्वियसली फाइनेंस लगता है, पैसा लगता है, राइट। तो पैसा कहां से लाना, राइट। फिर वो पैसा अगर आ गया तो उस पर क्या रेट लगेगा, क्या हमें कॉस्ट पड़ रहा है पैसा लाने का, राइट। फिर वो पैसे हमें कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन से बिजनेसेस में लगाने चाहिए, राइट। और अगर हमने बिजनेस में लगाया तो हमें बराबर से उसका क्या रिटर्न आ रहा है, ये सब चीजें एनालिसिस करके एक सीए देता है, राइट। फिर अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए समझ लीजिए आपको कहीं से लोन चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के सेक्टर में ये चीज आती है। तो आपको बैंक से अगर लोन चाहिए तो उसे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें भी एक सीए आपको उसमें हेल्प करता है, राइट, उसके रिपोर्ट्स बनाने में, राइट। फिर देखिए, provides compliance and advisory services relating to various laws applicable to an entity। तो अभी जैसे कोई कंपनी है या सोल प्रोप्राइटर है ना, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उन्हें जो जो लॉज लग रहे हैं, स्पेसिफिक लॉज लग रहे हैं, सारे कंपनीज को अलग अलग टाइप के लॉ लगते हैं, राइट। अगर हम कंपनीज देखें तो उसमें कंपनीज एक्ट तो लगता ही है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली समझ लीजिए कोई फॉरेन एक्सचेंज के उसमें है, राइट, अगर उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है तो उसमें एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना, फेमा करके एक एक्ट होता है, वो भी उसमें अप्लाई होता है, राइट। तो ये उसमें कैसे अप्लाई होता है, उसमें क्या क्या कंप्लायंस उन्हें करना चाहिए, कंपनीज एक्ट में उन्हें एनुअल रिटर्न्स फाइल करना रहता है, इतनी बैलेंस शीट्स हर साल उनको फाइल करनी रहती है, तो वो सारी चीजें में भी सीए हेल्प कर सकता है। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जैसे होते हैं, सोल प्रोप्राइटरी होती है,
तो उसमें कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उसमें भी एक सीए आपको हेल्प कर सकता है। यस, फिर आगे देखिए, डील्स विद टैक्सेशन मैटर्स, राइट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जैसे अभी प्रेजेंटली इंडिया में अराउंड 6.8 करोड़ टैक्स पेयर्स है। यस, तो उसमें उन सबको कैसे, जैसे टैक्सेशन में जैसे रिटर्न फाइलिंग होता है कि इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल होते हैं, फिर इनकम टैक्स में ऑडिट्स होता है। तो एक सीए के पास सिर्फ और सिर्फ सीए जो है वही सिर्फ इंडिया में इनकम टैक्स को ऑडिट कर सकता है, सिर्फ उनके पास ही ये अथॉरिटी है, एक सीए की ही सिग्नेचर चलती है इनकम टैक्स को ऑडिट में। यस, फिर जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में भी कौन से ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा उसकी आप एडवाइस एक सीए से ले सकते हैं। फिर जीएसटी में भी आपको जीएसटी ऑडिट कराना रहता है, राइट। फिर आपको जीएसटी में भी रिटर्न फाइलिंग है, तो वो भी उन चीजों में भी आपको सीए एक हेल्प कर सकता है, उसमें सीए आपको एडवाइस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। यस, फिर देखिए, ही डील्स विद द वर्क रिलेटेड टू कॉस्टिंग एंड बजटिंग, राइट। तो कॉस्टिंग एंड बजटिंग मतलब क्या हो गया, अभी देखिए जैसे कोई फैक्ट्री है, वो अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो अब वो प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रखना चाहिए, जब हमें उसका कॉस्ट पता चलेगा कि हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसके बाद ही हम उसमें प्रॉफिट लगा के कोई फाइनल प्राइस बता सकते हैं, राइट। तो वो कॉस्टिंग कैसे निकालना चाहिए, वो चीजें भी एक सीए उसमें हेल्प करता है, एक सीए उसमें भी कंसल्टेंसी और एडवाइस देता है, राइट। फिर देखिए, सीएस एंजॉय अ स्टैट्यूटरी मोनोपोली इन ऑडिट। देखिए, स्टैट्यूटरी मोनोपोली मतलब कि लॉ में स्पेसिफिकली ऐसा दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक सीए ऑडिट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंडर कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड वेरियस अदर स्टैट्यूट्स इन इंडिया, राइट। तो स्टैट्यूट्स मतलब क्या होता है, लॉज होता है ना, लॉ को स्टैट्यूट भी कहा जाता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि लॉ में जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट में हर कंपनी को ऑडिट कराना रहता है हर साल। फिर जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी कैसा होता है कि जो कंपनीज का 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है या 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है, राइट, तो उन लोगों को ऑडिट कराना रहता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, है ना। जिनका 1 करोड़ के ऊपर उनका सेल्स होता है, टर्नओवर होता है, उन लोगों को एक सीए से ऑडिट कराना रहता है हर साल, राइट। तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इनकम टैक्स का ऑडिट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। यस, तो उनका स्टैट्यूटरी मोनोपोली, मतलब देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक सीए को, सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये पावर है वो ऑडिट करने का, राइट। फिर अब देखिए ये सवाल बहुत कॉमनली लोगों के पास आते हैं जब भी वो सोचते हैं कि मुझे सीए करना है। सबसे पहले उनका सवाल आता है कि सर मुझे ये बताइए कि सीए हम कौन से कॉलेज से करें, है ना, ऐसा सवाल आता है। और ये एक्चुअली देखिए बहुत ही फनी सा सवाल है, क्योंकि एक्चुअल में CA course in India is governed by the Institute of Chartered Accountants of India, right? तो CA कोर्स के बारे में सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ICAI आपको इंडिया में बताता है। यस, तो आपको ये चीज बहुत बहुत अच्छे से आपको ये समझ जानी चाहिए, और आप ये याद रखिए कि CA कोर्स के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, राइट। इसके लिए कोई अलग से कोई कॉलेज नहीं होता कि आप ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया फिर वापस सीए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको आईसीआई के पास ही रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट। सब ऑनलाइन, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है। आपको ऑनलाइन आईसीआई के बाद रजिस्टर करना है, आपको आपके बुक्स आ जाएंगे घर पे आईसीआई के तरफ से, आपको पढ़ाई करनी है, और आईसीआई आपको एग्जाम्स के टाइम आपको डेजिग्नेटेड सेंटर्स देगा कि ये सेंटर्स पे जाइए और अपने एग्जाम्स दे दीजिए। यस, तो देखिए all rules and regulation for CA course are made by ICAI in India. Yes, and registration for exams, issue of books, conduct of exams is catered by ICAI itself. तो सर सीए के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं होता है, राइट। इसके लिए आपको डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। यस, अब मैं आपको हमारे आईसीएआई के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा इसके बाद। यस, तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यस, तो देखिए आईसीएआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि लॉ के अंदर इसे स्थापित किया गया है। यस, तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या कि लॉ के अंदर इस बॉडी को बनाया गया है। यस, तो ICAI is a statutory body established by an act of parliament vis-a-vis the Chartered Accountants Act 1949, मतलब कि हमारे सीएस के लिए एक अलग से स्पेसिफिक द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एक बनाया गया है, जिसके अंदर हमने ICAI को स्थापित किया गया है। यस, तो 71 इयर्स हो गए हमारे इस प्रोफेशन को। यस, तो the ICAI is established for regulating the profession of chartered accountancy in the country. Yes, फिर देखिए द इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मतलब कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कि इसे हम प्यार से एमसीए भी कहते हैं, यस शॉर्ट फॉर्म में इसका एमसीए होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ना, इसके अंडर काफी सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, यस, फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एमसीए देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, यस। फिर देखिए द आईसीएआई इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ सीएस में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है ये पूरे वर्ल्ड में, आईसीएआई, यस। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है। फिर देखिए आईसीएआई हैज 5 रीजन्स, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड सेंट्रल। तो आईसीएआई ने अपने आप को 5 रीजन्स में बांट दिया है, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन और सेंट्रल रीजन, राइट। तो आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं आईसीआई के साथ, तो अगर आप समझ लीजिए अगर आप जैसे नागपुर से हैं, तो नागपुर जो है वो इंडिया के वेस्ट में आता है, राइट। नागपुर जो है वो पूरे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया के वेस्ट में आता है नागपुर, तो इंडिया जो है वो वेस्टर्न रीजन में आता है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है आईसीआई की तरफ से। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो स्टार्ट कैसे होगा, WRO, वेस्टर्न रजिस्ट्रेशन का नंबर, यस। तो जैसे WRO, अगर आप समझ लीजिए ईस्ट साइड में रहते हैं अगर इंडिया के और आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ERO नंबर आता है। वैसे अगर हम नॉर्दर्न स्टेट में अगर रहते होंगे तो आपका NRO करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होगा, यस। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबको मिलता है, जो लोग हम आईसीआई के साथ रजिस्टर करते हैं उनको सबको एक यूनिक उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें मिलता है, जो कि उनका पूरे सीए कोर्स तक वो आपका नंबर यूनिक ही रहेगा आपके लिए, यस। फिर देखिए ICAI is having 164 branches in India and 34 chapters abroad। मतलब कि इंडिया में टोटल 164 ब्रांचेस है इंडिया में ICAI की, और 34 चैप्टर्स है जो इंडिया के बाहर भी है, यस। तो आप देखिए जैसे नागपुर में जो है हमारा ब्रांच जो है वो धंतोली साइड में है, गेटवेल हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में ही हमारा ICAI का ब्रांच है नागपुर में, यस। फिर देखिए द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इज अंडरटेकन बाय द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, यस। तो ये जो आईसीआई है इसका मेन जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है वो एक काउंसिल देखती है जो एकदम टॉप मोस्ट हेड पे रहती है, यस। ये काउंसिल को भी हमारे सीए एक्ट के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है, यस। अब देखिए ये काउंसिल के अंदर 40 मेंबर्स होते हैं टोटल, यस। उसमें से 32 मेंबर्स जो है वो सीएस इलेक्ट करते हैं ना, इलेक्शन होता है इनका, हर 3 साल में इलेक्शन होता है। तो हमारे जो सीए जो मेंबर्स होते हैं वो 32 मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और 8 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करके देता है। तो ऐसे टोटल 40 मेंबर्स का काउंसिल बनता है जो आईसीआई को मैनेज करता है, पूरे जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो देखता है वो ये 40 मेंबर्स देखते हैं। और फिर ब्रांच लेवल्स पे जो है, जैसे मैंने आपको बोला जैसे 164 ब्रांचेस है, तो ब्रांच लेवल्स पे भी इसका चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, यस। तो जैसे नागपुर का जो ब्रांच है हमारे धंतोली में, तो उसके चेयरमैन जैसे हमारे किरीट कल्याणी सर जो है, सीए किरीट कल्याणी सर, वो नागपुर ब्रांच के चेयरमैन है, यस। अब मैं जो यहाँ पे जो काउंसिल की बात कर रहा हूँ ये टॉप मोस्ट है, मतलब ये सबसे हेड काउंसिल रहता है, यस। तो इसमें 40 मेंबर्स होते हैं। और करंट प्रेसिडेंट आईसीआई का जो प्रेसिडेंट है, मेन जो टॉप मोस्ट लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है आईसीआई का, करंटली वो है सीए अतुल कुमार गुप्ता, और करंट वाइस प्रेसिडेंट है सीए निहार जम्बूसरिया सर, यस। और इन लोगों का सर इलेक्शन हर 3 साल में होता है, यस। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आईसीआई के बारे में तो सब चीजें अच्छे से समझ चुकी हैं, यस। अब हम आते हैं हमारे सीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस का, कि इसका सर एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है हमें वो समझाइए। तो देखिए सर सबसे पहले होता है सीए फाउंडेशन लेवल आपका आएगा। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। फिर उसके बाद आप जब सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं फिर आपका आता है सीए इंटरमीडिएट लेवल। सीए इंटरमीडिएट लेवल में 8 पेपर्स होते हैं, और वो 8 पेपर्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4-4 पेपर है, मतलब पहले ग्रुप में भी 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर। तो ऐसे करके आपका सीए इंटरमीडिएट होता है। और फिर फाइनली आपका आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी 8 पेपर्स होते हैं और 2 ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि पहले ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर। और एक बार अगर आप सीए फाइनल क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर अपने आप को एक सीए कह सकते हैं। आप अपने नाम के सामने सीए प्रीफिक्स लगा सकते हैं, यस। अब देखिए आगे,
अब सर देखिए, हमें सीए के बारे में समझ गया, सीए क्या होता है, सीए क्या करता है वो समझ में आ गया, सीए की मदर बॉडी हमारे माई बाप कौन है, आईसीआई है, वो भी हमें समझ गया। सीए का एग्जामिनेशन प्रोसेस हमने थोड़ा थोड़ा समराइज वे में देखा, हमें सीए का एग्जामिनेशन प्रोसेस भी समझ गया। पर अब मुझे बताइए, अगर मैं सीए बन जाता हूं तो सीए के बाद क्या, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, सीए बनने के बाद मेरे सामने क्या क्या लाइंस खुली रहेगी, आप मुझे वो चीजें समझाइए। यस, तो चलिए हम इसके बारे में आप बात करते हैं। तो देखिए, सीए बनने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होता है, या तो आप जॉब कर सकते हैं, या तो आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद का एक सीए फर्म खुद का स्टार्ट कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एज अ सीए, या तो फिर आप जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस होते हैं सीए बनने के बाद। जनरली देखिए, कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं, जनरली कोई भी कोर्स, तो आपको जॉब और बिजनेस का ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, यस, तो सीए सीएस जो है, इसमें आपको प्रैक्टिस करने का ये एक एडिशनल आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप सीए करने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यस, तो इसमें एक एक हम पहले डिटेल में देखते हैं कि सर अगर हम जॉब अगर हम करना चाहें तो हमको जॉब में क्या क्या प्रोफाइल्स मिल सकती है, कौन से सेक्टर में हमें प्रोफाइल मिलेगी जॉब में। यस, तो देखिए, आपको सबसे पहले ऑब्वियसली देखिए, आप सीए है तो आप अकाउंट्स के तो एक्सपर्ट माने जाते हैं, है ना, सीए बनने के बाद आदमी अकाउंट्स का एक्सपर्ट माना जाता है। तो आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जॉब्स मिल सकते हैं आपको, है ना। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब में अकाउंटिंग और फाइनेंस का तो डिपार्टमेंट अलग से होता ही है। यस, तो आप हर कंपनी में आपको एक सीए एज अ सीए आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए जो भी रोल्स हो गए वो आपको मिल सकते हैं। यस, तो जिसमें मैंने आपको जैसा बताया, फाइनेंस कंट्रोलर करके एक डेजिग्नेशन होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट करके एक डेजिग्नेशन होता है, तो वो एक सीए को मिलता है। जब वो एक फ्रेशर होता है तो वो फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे स्टार्ट कर सकता है अपने जर्नी को। यस, फिर देखिए, टैक्सेशन एडवाइजरी में आपको मिल सकता है जॉब। यस, तो जैसे बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी सीए फर्म्स जो होते हैं, जैसे बिग फोर्स होते हैं, ये राइट, बिग फोर्स मतलब क्या, केपीएमजी, डेलॉइट, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, ये बिग फोर्स है। ये बिग फोर्स के बारे में आप ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड की टॉप 4 अकाउंटिंग कंपनीज है। यस, यस, तो ये जो बिग 4 कंपनीज है, इसमें जो है आपको इसमें इनका सबका अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना रहता है कि अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट, फिर टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट, यस, सब चीजों का ऑडिट का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो आप उसमें एज अ टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। यस, या तो फिर आपको कोई दूसरी कोई नॉर्मल कंपनी है, कोई दूसरे बिजनेस में जो है उसका भी वो अलग से अगर उनका टैक्सेशन का अगर उनका बहुत ज्यादा अगर उनका वर्क होता है तो उसमें भी उनके पास रोल्स होते हैं एक सीए के लिए। यस, फिर देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट। तो देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या होता है कि लॉ के हिसाब से जहां जहां पे ऑडिट करने के लिए बोला गया है, जैसे इनकम टैक्स में बोला गया है कि ऑडिट करना पड़ेगा हर साल, कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि हर साल ऑडिट करना पड़ेगा, फिर आपको जीएसटी में बोला गया है, राइट, और उसमें जीएसटी में बोला गया है कि आपको हर साल ऑडिट करना है। यस, तो जिन जिन का टर्न उसमें टर्नओवर की लिमिट दी गई होती है कि अगर किसी कंपनी का इतना सेल्स होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में 1 करोड़ की लिमिट है कि अगर 1 करोड़ के ऊपर अगर उनका सेल है तो उनको ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। तो ये लॉ में लिखा गया है ना। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह, टैक्स ऑडिट्स, ये लॉ में लिखी गई है ये सारी चीजें। यस, तो ये ऑडिट के भी डिपार्टमेंट में आप एज अ सीए जुड़ सकते हैं, राइट। तो जैसे जो सीए फर्म्स होते हैं आप उसमें ऑडिट के डिपार्टमेंट में जुड़ सकते हैं। फिर देखिए, फॉरेंसिक ऑडिटिंग। अब फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब ऐसा होता है कि देखिए, आप आज का ये जो दौर चल रहा है इसमें फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बहुत सारी चीजें आ रही है कि जैसे ये बैंक में फ्रॉड हो गया, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। तो फॉरेंसिक ऑडिट मतलब क्या होता है, वो चीजों को एक सीए जो है वो चीजों को ऐसे चेक करता है और ऐसे एविडेंसेस निकालता है जो वो फिर कोर्ट में पेश कर सके। तो ये एक फॉरेंसिक ऑडिटिंग करके ये अलग से एक पूरा मतलब एक पूरी अलग से लाइन ही है सीए के लिए, और ये भी बहुत अच्छी लाइन है। इसमें बहुत अच्छे रेम्यूनरेशन भी आप बहुत अच्छा मिलता है एक सीए को। यस, फिर देखिए, मैनेजिंग ट्रेजरी फंक्शंस, तो वही जो पैसों से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होता है कोई कंपनी में, बैंक्स में, तो उसमें एक सीए जुड़ सकता है। फिर बैंक्स में जैसे आप एक क्रेडिट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे फ्रेशर सीए जुड़ सकता है। देखिए, ये क्लरिकल पोजीशन नहीं है, डायरेक्ट आपको क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट मिल रही है सीए बनने के बाद, है ना। जो नॉर्मल क्लरिकल पोजीशंस वगैरह उससे आपको वो सब करना ही नहीं है। अगर आप एक बार सीए बन गए, आप डायरेक्टली एज अ क्रेडिट मैनेजर जुड़ सकते हैं बैंक के साथ।
अब क्रेडिट मैनेजर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लोन का प्रपोजल आता है बैंक के पास कि जैसे समझिए मिस्टर एक्स को कोई लोन चाहिए, तो उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले बैंक मंगवाती है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे एनालाइज करना कि क्या सही में इसके लोन देना चाहिए, वो एक क्रेडिट मैनेजर करता है। यस, तो सीए जो है वो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे एज अ फ्रेशर सीए वो बिल्कुल एक क्रेडिट मैनेजर बन सकता है। यस, तो अब देखिए मैंने, और ऐसे तो और भी सर बहुत सारे इसमें जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं, मैंने आपको इधर जो मेन मेन है मैंने वो आपको लिस्ट करके दिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं, चलिए मैं सीए तो बन गया हूं, यस, तो मुझे बताइए कि इसमें जो है एक एवरेज सैलरी क्या होगी एक फ्रेशर सीए की। यस, तो देखिए मैंने वो भी चीज आपके लिए लाई है कि एवरेज सैलरी ऑफ अ फ्रेशर सीए इज अराउंड ₹6 lakhs to 15 lakhs पर एनम। यस, तो मिनिमम सर 6 लाख रुपए तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं एक सीए बनने के बाद। पर एनम की बात कर रहा हूं, मतलब पर मंथ अराउंड 50,000 तो आप बिल्कुल बिल्कुल कमाएंगे। यस, और ये देखिए 15 lakhs मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फ्रेशर को 15 lakhs तक भी मिल चुका है। तो वो सर अभी आपके भी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका नॉलेज जितना ज्यादा एक्सटेंसिव होगा तो आपको उतना ज्यादा पैकेज मिलेगा। अब ऐसे भी सर एग्जांपल्स है कि कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 22 लाख भी हुई थी, राइट। तो ऐसे भी एग्जांपल्स है, लेकिन ये देखिए ये 22 लाख वाले वगैरह बहुत कम होते हैं, लेकिन 6 लाख जो है, 6 लाख से 15 लाख तो मोस्टली जो है 60 to 70% इसमें सर आ ही जाते हैं, राइट। तो एवरेज में जो अगर हम 6 to 15 लाख अगर हम एवरेज ले तो 8 to 9 लाख की जो वैल्यू है वो आपको बिल्कुल मिलेंगी आफ्टर बिकमिंग अ सीए। यस, अब देखिए मैंने जॉब का आपके साथ सब डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम प्रैक्टिस में कि प्रैक्टिस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि आप एज अ सीए आप खुद की एक फर्म खोल सकते हैं। यस, तो देखिए आप यू कैन स्टार्ट योर ओन सीए फर्म एंड गिव सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आप एज अ जॉब कर रहे थे वही चीज आप खुद की एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगता है ना। आपको एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट्स आ जाएंगे आपके पास, तो आपको इसमें थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो प्रैक्टिस भी बहुत एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी करियर है, राइट। आप एक प्रैक्टिस करके भी एज अ सीए बहुत अच्छा कमा सकता है। यस, तो आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं फिर से सर देखिए, अकाउंटिंग की सर्विस दे सकते हैं, ऑडिटिंग की दे सकते हैं, तो फिर से देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, फिर सिस्टम ऑडिट्स करके भी चीज अभी बहुत लेटेस्ट में आई है, मतलब ऑब्वियसली काफी टाइम से है, लेकिन सिस्टम ऑडिट अभी धीरे धीरे लोग इसमें भी बहुत सारे लोग ये चूज कर रहे हैं ये वाला करियर, राइट। तो सिस्टम ऑडिट में जैसे क्या होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनका सब चीजें तो ऑनलाइन ही है, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इनका चेकिंग भी मुझे डायरेक्ट सिस्टम पे ही करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो मैं अलग से उनके बुक्स तो नहीं आएंगी कि इसमें जिसमें सब चीजें लिखी होगी, सब चीजें ऑनलाइन होगी, तो उनके सिस्टम्स को कैसे चेक करना वो भी चीज एक सीए करता है। यस, तो सिस्टम ऑडिट्स भी कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉ एंड टैक्सेशन, तो फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लॉ की कंसल्टेंसी एडवाइसेस कि लॉ में क्या क्या चीजें लिखी है, कैसे हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। फिर टैक्सेशन कि हमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करे तो उस पर टैक्सेशन क्या 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 टैक्स लग सकता है, जीएसटी का क्या क्या चीजें इंपैक्ट आएगा हमारे ट्रांजैक्शन पे। यस, फिर इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ चुनिंदा सीएस होते हैं जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो जैसे अगर कोई कोई कंपनी है जिसका इंटरनेशनली भी बिजनेस चलता है, यस, तो वो मतलब वहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर क्या क्या टैक्सेस लग रहे हैं वो भी जानकारी एक सीए के पास होती है। यस, हमारे करिकुलम में हमें ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। यस, तो ये इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आप बिजनेस कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, उसमें स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं, उसकी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। फिर आप फाइनेंस की कंसल्टेंसी दे सकते हो, तो जैसे मैं आपको समझाया था कि जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे कोई कोई बिजनेस को, कोई कंपनी को पैसा चाहिए, है ना, तो वो पैसा चाहिए तो उसको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है बैंक में। यस, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक सीए हेल्प कर सकता है। यस, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसमें से कोई एक ही चीज कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें एक साथ भी, आप एक साथ ये सारी चीजें, ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं। यस, फिर देखिए आगे, अब देखिए जॉब भी कर सकते हैं आप, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ना, इसमें कैसा होता है, आपके पास ये ऑप्शन होता है, अगर आपको जॉब करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ जॉब कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को जॉब भी करना है प्रैक्टिस भी करना है ना, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको एक सीओपी करके होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको स्पेसिफिकली एक सीओपी इशू करवानी पड़ती है आईसीआई से। तो अगर आपके पास सीओपी अगर आपकी इशूड है तो आप सिर्फ फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस,
और अगर आप समझ लीजिए आपने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की 2-3 साल, आपने सीओपी इशू कराई और आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी 2-3 साल, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे प्रैक्टिस में मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे चीजें नहीं हो पाई, तो आप फिर अपने सीओपी वापस से आईसीआई को दे सकते हैं और आप नॉर्मल जॉब भी कर सकते हैं। आपके पास पूरे मतलब छूट है, आपके हिसाब से आप चल सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक चीज ऐसी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, दोनों चीज आप साथ में नहीं कर सकते बस, है ना। और ऑब्वियसली सर एक दिन में दोनों चीज आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो दोनों में से कोई एक चीज आप चुन सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जहां पे आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वो चीज आप चूज कर सकते हैं आपके कैलिबर के हिसाब से। यस। फिर देखिए आप बिजनेस में, फैमिली बिजनेस आपका अगर ऑलरेडी फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप है तो आप आपके फैमिली बिजनेस में भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए एज अ सीए आपको अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज है, आपको ऑडिटिंग की पूरी नॉलेज है, आपको फाइनेंस की पूरी नॉलेज है, आपको टैक्सेशन की पूरी नॉलेज है, आपको लॉ की पूरी नॉलेज है। आप पूरे एक मतलब अपन बोलते हैं ना एक सर्वगुण संपन्न, तो आप में सब चीजों की पूरी नॉलेज है, तो आप बिल्कुल आपके फैमिली बिजनेस में भी जुड़ सकते हैं और आपके फैमिली बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। यस। फिर देखिए स्टार्टअप्स, अगर समझ लीजिए आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, आप खुद का कुछ भी अगर आपका आइडिया होगा बिजनेस आइडिया, आप खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्टअप्स मतलब क्या, आप खुद का भी कुछ बिजनेस अलग से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका जो भी आइडिया रहा आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि आपको सिर्फ अकाउंटिंग ऑडिटिंग फाइनेंस की चीजें करनी है, कोई भी आप और चीज भी कर सकते हैं। यस। फिर देखिए स्टॉक मार्केट, अब सीए कोर्स में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपको अगर आप सीए फाइनल में पहुंचते तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है एसएफएम, जिसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें आपको स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं हम, है ना, हमारे सीए कोर्स में। तो आप फिर सीए बनने के बाद आप स्टॉक मार्केट में भी एक ट्रेडर बन सकते हैं, है ना। जो आप जो एवरीडे ट्रेडिंग चलती रहती है, इंट्राडे ट्रेड वगैरह आप सब चीजें कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो ये चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उसकी भी नॉलेज है। हाँ, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के कंसल्टेंट बन सकते हैं। यस। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें वही मैं चीज बोल रहा हूँ कि आपको इसमें से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। आप या तो जॉब कर सकते हैं, यस, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं जॉब भी करूंगा प्रैक्टिस भी दोनों साथ में करूंगा, ऐसा नहीं चलता है, एज पर लॉ ऐसा नहीं चलता है। यस। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सीओपी इशू कराइए और स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कीजिए। यस। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है आप सीओपी इशू कराइए मत। अगर आपने कराया होगा तो आप सीओपी सरेंडर कर सकते हैं वापस से, और आपका जॉब या तो आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस। तो देखिए बहुत ही वाइड अपॉर्चुनिटी सीए के पास, वो मतलब सीए बनने के बाद आपके पास सारी लाइंस खुल जाती है। आप आपके मन से आपको जो चीज में आपको इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो बेसिक्स है, हम आपको जो भी चीजें पढ़ाते हैं आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा सीए हो गया पर अब मेरे को अकाउंट्स का कुछ पूछा तो मेरे को अकाउंट्स आता ही नहीं है। तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यस। तो आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएंगे सीए बनने के बाद। यस। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सर मुझे आप ये बताइए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर मैं सीए कैसे बनूंगा, आप मुझे ये बताइए। यस। सो हाउ विल यू बिकम अ सीए, अब ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस। तो देखिए सबसे पहले क्लास 12 के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराने के लिए। यस। तो क्लास 12th में जब आप अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं आईसीएआई के पास। यस। तो सीए फाउंडेशन की अगर आप जैसे अभी अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस लगा लेते हैं, यस, तो आपको अभी आपकी लास्ट डेट रहेगी आईसीआई के साथ रजिस्टर करने के लिए 30 जून 2020, मतलब 30 जून तक के पहले आपको आईसीआई के साथ अपने आपको रजिस्टर करना है। ये आपको रजिस्टर कैसे करना है इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एक वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके दे दूंगा। यस। तो अगर आप 30 जून तक अगर आप अपने आपको रजिस्टर करा लेते हैं तो आपकी फिर एग्जाम जो है वो नवंबर 20 में आपकी एग्जाम होगी सीए फाउंडेशन की, जिसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2021 में। तो आप जनवरी 2021 तक आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम जो होगा नवंबर 2021 में। यस। तो जैसे जनवरी के बाद बस आपके 9-10 महीने बाद आपका नवंबर में सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा। यस। और उसका रिजल्ट आएगा आपका फरवरी 2022 में। यस। फिर आपको जब आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको 4 वीक्स की एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, है ना,
ये आपको करना पड़ता है। ये 4 हफ्ते का एक कोर्स आईसीआई ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है कि जैसे टैली और ऐसे सब जो एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब चीजें कैसे यूज करना चाहिए, हम हमारे अकाउंट्स में, ऑडिट में कैसे चीजें यूज कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है ना। तो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, प्लस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी करवाई जाती है, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। यस, तो ये कोर्स यू कैन डू इट एनी टाइम आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब क्या, इसमें 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है आफ्टर क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट लेवल। अब सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, है ना। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। दोनों में से अगर आप कोई भी एक ग्रुप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। यस, तो देखिए आपकी अगर समझ लीजिए, अगर आपका सीए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप अगर आपका फरवरी 2022 में क्लियर हो जाता है, तो आपकी फिर 3 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएंगी मार्च 2022 से, जो कि आपकी चलेंगी मार्च 2025 तक, है ना। मतलब कि 2025 मार्च तक आपकी पूरी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी। यस, अब आपकी जब आर्टिकलशिप खत्म होती है तो उसके बाद आपका वापस से देखिए, पहले तो ये हमने 4 हफ्ते का ये ICITSS कोर्स किया था, फिर वापस से ये एडवांस्ड वाला कोर्स करवाते हैं कि हमने जो पहले आपको कंप्यूटर का चीजें सिखाई थी उसमें और एडवांस लेवल की क्या क्या चीजें होती है वो आपको सिखाई जाती है। यस, तो वापस से आपको आर्टिकलशिप के जो है लास्ट 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, या तो फिर फाइनल एग्जाम के पहले, है ना, फाइनल एग्जाम देने के पहले आपको ये 4 हफ्तों की ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ती है, और ये बहुत ही एडवांस लेवल की होती है। तो इसमें बहुत अच्छे से आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। और जब आपकी ये वाली ट्रेनिंग हो जाती है अपने ये एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल एग्जाम देने के लिए। यस, तो अगर आपका आर्टिकलशिप जो है मार्च 22 में अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपकी एग्जाम जो है सीए फाइनल की वो आपकी आ जाएगी नवंबर 2024 को। यस, तो नवंबर 2024 में आपकी एग्जाम्स जो है वो आपकी सीए फाइनल की आपके आ जाएगी, जिसका रिजल्ट आएगा आपका जनवरी 2025 में। यस, और अगर आप इस रिजल्ट में सीए फाइनल के दोनों ग्रुप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को एक सीए कह सकते हैं। तो मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ गया कि आप सीए कैसे बन सकते हैं, वो प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ चुका है। यस, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है। यस, तो सीए फाउंडेशन में सर 4 पेपर होते हैं। यस, पहला पेपर होता है सर अकाउंट्स का, दूसरा पेपर होता है लॉ का, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो जो पेपर 1 है अकाउंट्स का, वो हमारे यहाँ पे नीलेश कक्कर सर आपको पढ़ाएंगे। यस, फिर आपका जो पेपर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये आपको पलाश जावा सर पढ़ाएंगे। फिर आपका जो पेपर 3 है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपको अभिषेक अग्रवाल सर पढ़ाएंगे हमारे यहाँ पे कैलिबर्स नोवा में। और जो पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलिबर्स नोवा में। यस, ये चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। यस, जो पहला 2 पेपर होता है उसके लिए आपको एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपको 3 घंटे के पहले एक 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी दिया जाता है। यस, और ये जो पहले 2 पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब कि आपको फुल आंसर्स लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा उसके फुल आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और आपका जो पेपर 3 और पेपर 4 होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम नहीं मिलता, डायरेक्ट 2 घंटे का मिलता है। और इसका कारण ऐसा है क्योंकि पेपर 3 और पेपर 4 फुल एमसीक्यू होता है, मतलब कि 100 मार्क्स है तो 100 के 100 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, तो आपको उसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। यस, फिर आगे देखिए सीए फाउंडेशन में, अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है ना। तो देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये चारों 100 मार्क्स के, ये तो आपको मैंने बताया। आपको हर पेपर में मिनिमम 40% चाहिए रहता है, कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए हर पेपर में इंडिविजुअली। आपको हर पेपर में इंडिविजुअली 40 मार्क्स के ऊपर चाहिए, लेकिन आपका जो टोटल है वो भी आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। मतलब कि आपके देखिए इंडिविजुअली तो आपको 40 तो आने ही चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। यस, पर अगर आप समझ लीजिए अगर आपको सब में मिनिमम 40 आते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा 160। पर 160 में क्या आप पास होंगे? नहीं, आपका टोटल भी मिनिमम 200 आना चाहिए। यस, फिर इसमें देखिए जो आपने देखा होगा कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो था वो एमसीक्यू था, है ना। तो ये जो एमसीक्यू जो है एमसीक्यू पेपर जो है उसमें अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है,
अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। मतलब कि जो एमसीक्यू पेपर्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन 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 आप ये ध्यान दीजिए कि नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन सब्जेक्टिव पेपर। मतलब जो पेपर 1 और पेपर 2 था आपका अकाउंट्स और लॉ, वो तो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। लेकिन जो पेपर 3 और पेपर 4 है जिसमें एमसीक्यूज है, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। मतलब अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको 0.25 काट लिए जाएंगे। यस, फिर देखिए अब मैं आपके साथ फाइनली, सर देखिए आपने सब चीजें बता दी है, मुझे सब समझ में आ गया है। यस, लेकिन आप अब मुझे ये बताएं कि आईसीआई की फीस क्या है ना? कैलिबर्स की फीस नहीं, आईसीआई के पास हमें जब रजिस्टर कराना रहता है तो उसके लिए भी आपको आईसीआई के पास फीस भरनी पड़ती है। तो आईसीआई की फीस क्या है हमें वो बताइए सर, है ना? तो देखिए आईसीआई की फीस क्या है, एक सर होती है रजिस्ट्रेशन फी, है ना, रजिस्ट्रेशन फी। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी होंगी 9200, जिसमें की कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस 200 रुपए का है और फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9000। मतलब 9200 जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है सीए फाउंडेशन के लिए। इसमें देखिए ये जो सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स जर्नल है, ये आपको हर महीने ना एक जर्नल आती है, बट स्टूडेंट्स के लिए एक जर्नल अलग से आती है, बुक आती है, और एक मेंबर्स के लिए, मेंबर्स मतलब क्या जो सीए बन गए हैं उनके लिए भी एक जर्नल आती है ना? तो इसका अगर आपको प्रिंटेड वर्जन चाहिए हर महीने 1 साल के लिए, तो उसके लिए ये आपको कॉस्ट दिया गया है। लेकिन आपको इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ आसानी से आपको ऑफिशियली फ्री में आपको मिल जाती है हर महीने। तो आप आपके मोबाइल फोन में भी देख सकते हो, तो आपको जरूरी नहीं है ये चीजें लेना, ये ऑप्शनल है। यस, पर मैंडेटरी आपको 9200 तो पे करना ही है सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराने के लिए अपने आप को। यस, और फिर जब आपका एग्जाम टाइम आता है तो तब आपको एक एग्जाम फी पे करनी पड़ती है जो होती है 1500 की। यस, तो सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए जो हमारी आईसीएआई की फीस है वो है 10700। यस, तो अभी हमने सारा सीए के बारे में डिस्कस कर लिया है, सब चीजें डिटेल में डिस्कस किए। जो भी आपके डाउट्स है हम सारे नोट कर रहे हैं, आप जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं हम सारे डाउट्स आपके नोट कर रहे हैं, और उन सारे डाउट्स को हम कुछ ही समय में सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। यस, तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप थम्स अप करके भेजिए चैट बॉक्स में, तो मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रही है चीजें। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो वापस से कुछ चीजें जो आप स्पेसिफिकली पूछेंगे मैं वापस से आपको चीजें समझाऊंगा एंड में। यस, अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में अभी फिलहाल जो फेमस सीएस है वो कौन कौन है, हाँ उनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, तो देखिए जैसे कि कुमार मंगलम बिरला, तो जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके जो चेयरमैन है वो भी एक सीए है, राइट? और उनका आज का अगर हम नेटवर्थ देखेंगे तो वो है 730 करोड़ यूएस डॉलर्स 2020 में, उनका 730 करोड़ यूएस डॉलर्स का नेटवर्थ है। यस, तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट सीएस है इंडिया में। फिर राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया का वॉरेन बफे कहते हैं, वो भी एक सीए है, राइट? तो वो स्टॉक मार्केट के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, और उनका भी नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो 190 करोड़ यूएस डॉलर का उनका नेटवर्थ है। यस, 190 करोड़ यूएस डॉलर, मतलब 190 इंटू ₹75 करेंगे तो वो वाला अमाउंट रुपीज में आएगा, तो इतना उनका नेटवर्थ है, और ये भी एक सीए है। फिर सुरेश प्रभु जी जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, यस वो भी एक सीए है, और ये तो रैंक होल्डर भी रह चुके हैं, हमारे सुरेश सर जो है वो रैंक होल्डर रह चुके हैं यस सीए कोर्स में। तो वो पहले जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे, है ना? फिर पीयूष गोयल जी, ये भी एक हमारे सीए है, और ये एक मिनिस्टर थे, अभी फिलहाल प्रेजेंटली तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स है, लेकिन कुछ समय पहले वो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। फिर देखिए नैना लाल किडवाई मैडम जो है वो भी एक सीए है, ये पद्मश्री रेसिपिएंट है ना? और ये जो है ये एचएसबीसी के कंट्री हेड थे। फिर देखिए दिव्या सूर्य देवरा, ये भी एक सीए है, ये फर्स्ट वुमन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अमेरिकन जायंट जनरल मोटर्स थी। तो जनरल मोटर्स जो है अमेरिका की बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसकी फर्स्ट वुमेन सीएफओ हमारे सीए दिव्या सूर्य देवरा मैम थी। यस, फिर देखिए हरीश साल्वे जो कि एक बहुत फेमस लॉयर है इंडिया के, वो एक्चुअल में एक सीए भी है, उन्होंने सीए की भी डिग्री ले चुके हैं। यस, तो उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव जी का जो है केस लड़ा था, जिसके लिए उन्होंने फीस सिर्फ ₹1 ली थी, लेकिन जनरली वो 15 लाख रुपए पर डे पर हियरिंग लेते हैं एक कोर्ट में, है ना? तो वैसे तो फुल टाइम वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके पास सीए की भी डिग्री है। यस, फिर
टीएन मनोहर जी, यस टीएन मनोहरन जी जो है वो चेयरमैन है कैनरा बैंक के, वो भी एक सीए है। फिर देखिए मोतीलाल ओसवाल, तो स्टॉक मार्केट के जो भी जिनको भी स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा उन्होंने ये नाम तो सुना ही होगा, मोतीलाल ओसवाल, ये भी बहुत फेमस है, राइट, और ये भी खुद एक सीए है, राइट। तो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप जो है उनके प्रमोटर और फाउंडर है ये, यस। फिर देखिए चित्रा रामकृष्ण मैडम, ये भी जो है फर्स्ट वुमेन एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये रह चुके हैं पहले, राइट। तो ये भी एक सीए है। प्लस ये देखिए विशाखा मूल्य, शी वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन 2016, वो आईसीआईसीआई ग्रुप में जो है उसमें उनका बहुत बड़े पोजीशन पे है, और करंटली वो बैंक की जो होलसेल बैंकिंग ग्रुप है उसे वो लीड करते हैं मैडम विशाखा मैडम। और सीए पूजा बंसल जी जो है वो भी एक सीए है, और वो फर्स्ट वुमेन थी टू बी इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन काउंसिल ऑफ आईसीएआई। तो एनआईआरसी के जो है वो फर्स्ट वुमेन वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको 10-12 नाम बस बताइए, पर ऐसे बहुत सारे नाम है, सीएस हैं जो बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, यस। तो इसी पे मैं अपना ये मेरा सीए का जो मुझे जो भी चीजें बतानी थी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको सीए के बारे में बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ गई है। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है आप बिल्कुल हमारे चैट बॉक्स में लिखते जाइए। हमारी जो टीम है वो सब चीजें नोट कर रही है, और वो जो भी आपके डाउट्स है वो स्पेसिफिकली हम उन्हें केटर करेंगे कुछ ही समय बाद, यस। सो चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा जो है चीजें सब बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यस। सो चलिए, थैंक यू। और अब आपके सामने आएंगे हमारे कैलिबर्स नोवा के मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी जो कि है पलाश जावा सर, जो आपको सीएस कोर्स के बारे में जो चीजें बताएंगे, यस। सो चलिए, स्टे ट्यून्ड, वो बिल्कुल अभी कुछ ही समय में आपके साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू। Thank you so much, Monish. Hello, folks. Hope you all are safe and at home. Guys, आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं रिलेटेड टू सीएस, कंपनी सेक्रेटरी आप बनेंगे कैसे, इसके लिए लेडर्स क्या क्या आएंगी, कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है। अब बहुत सी इसके लिए बेटा कोर्सेज, जैसे मैं बता रहा हूं, आपकी लेडर्स आएंगी, सीएस डबल रहेगी, सीएस एग्जीक्यूटिव रहेगा, सीएस फाइनल रहेगा। इससे मैं धीरे धीरे करके आपके पास डिटेल में आपसे इससे बातें करूंगा, सीएस एक्चुअल में है क्या। अब बच्चे ना बहुत सारे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सीएस कौन से कॉलेज से कर रहे हो। बेटा इसका कोई कॉलेज नहीं होता है, इसका कोई कॉलेज नहीं होता है, इसको द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गवर्न करता है। ठीक है, ये कंपनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है,
अब मैं आपसे आगे आगे बढ़ता हूं। जैसे सीएस के लिए अब बेटा देखा जाए तो सीएस का जो हेड ऑफिस है, क्या है, जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, दिल्ली में है। अब इसके 4 रीजनल ऑफिस है। कितने ऑफिस है, 4 रीजनल ऑफिस है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। फिर इसके अंदर बहुत सारे अपने चैप्टर ऑफिस आते हैं जहां पे आप अपन रजिस्टर्ड होंगे, बट अपना जो मेन हेड ऑफिस होगा वो कहां पे होगा, दिल्ली में होगा। अब हाउ विल यू बिकम अ सीएस? आप सीएस बन कैसे सकते हैं, कब आपको स्टार्ट करना है? बेटा एक चीज मेरी ध्यान रखना, एज की कोई पाबंदी नहीं है, स्टार्ट करना है बस। आपको कुछ चीज नहीं सीखनी है, आपको सीएस बनना है। तो आपको आफ्टर क्लास 12 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले बेटा इसमें क्या होता था, सीएस फाउंडेशन एग्जाम आपको पास करना पड़ता था और ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट काई में एंट्री मिल जाती थी सीएस एग्जीक्यूटिव में। बट अभी आईसीएसआई ने न्यू जो अपना कोर्स लॉन्च किया है उसमें क्या है बेटा, आफ्टर क्लास 12 रहे या ग्रेजुएशन रहे या पोस्ट ग्रेजुएशन रहे, आपको सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम ये आपको बेटा देना कंपलसरी है। इसको दिए बिना आप सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं जा सकते। अब नॉर्मल सी बात करता हूं, अब इसमें आप बोलेंगे सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है बट मैं कैसे करूं? तो बेटा आप 12th तो पास हो गए ना, तो आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। सर मेरा एमबीए चल रहा है, तो बेटा आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सीएसडब्ल्यूटी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैंने जैसे बताया, पहले आप क्या क्लियर करेंगे, सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम, उसके बाद क्या देंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम, फिर उसके बाद क्या देंगे आप, सीएस प्रोफेशनल एग्जाम। बेटा जैसे नॉर्मल सा समझना, अभी जैसे आपने सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम कब दिया, जुलाई 2020 में, अभी जस्ट 2 मंथ बाद आपने एक एग्जाम दिया। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के 2 मॉड्यूल रहेंगे जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं जून 2021 में। 2021 में जब आपने एग्जाम दिया उसको आपने पास आउट किया, फिर आपने सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम कब दिए, जून 2022 में। अब आप ऑलमोस्ट खुद सोचिए 2.5 साल में आप क्या बन गए, सीएस बन गए। इसके बीच में 2 साल की ट्रेनिंग भी होती है। आफ्टर सीएस एग्जीक्यूटिव भी आप 2 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं या आफ्टर सीएस प्रोफेशनल के बाद भी इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपसे नॉर्मल चीज में बात करना चाहूंगा बेटा, सीएसडब्ल्यूटी, जैसे मेरा मेन कंसर्न है, जो बच्चा अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ढूंढ रहा है यार, अभी बेटा इसके लिए क्या होता है, जैसे मे अटेम्प्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की टाइम करना है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स कब से स्टार्ट होती है, तो मे के लिए कब से स्टार्ट हो जाती है, 16 दिसंबर से। फिर आपको अप्रैल के लिए करना है, जुलाई अटेम्प्ट के लिए, तो उसके लिए कब से होती है, 16 अप्रैल से। नवंबर के लिए 16 जून से और जनवरी के लिए 16 अक्टूबर से। अब एंड अभी क्या हुआ था बेटा, कोविड-19 की वजह से ये जो डेट है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। हम लोग मतलब ये आईसीएसआई ने बहुत ज्यादा इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जो अब कब है लास्ट डेट, 15 जून, और सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम कब है बेटा, 17 जुलाई को है। अपने पास अभी भी अपन सोचे तो जून का पूरा महीना है, आप अभी रजिस्टर्ड हो जाइए और जुलाई भी बेटा आधा है, तो अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। या नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको, या नवंबर अटेम्प्ट या जुलाई अटेम्प्ट या जनवरी अटेम्प्ट के लिए करना है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन आर ओपन, बट इसकी जो एग्जाम डेट है वो बेटा अभी अनाउंस होना बाकी है। एक्चुअली कोविड-19 की वजह से जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं पूरे देश में, उसके कारण बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत जा रही है। अब नॉर्मल सी मैं बात करता हूं, जैसे सीएसडब्ल्यूटी के सब्जेक्ट्स, सीएसडब्ल्यूटी के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट पेपर क्या है बेटा, बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड पेपर क्या है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड पेपर आपका रहेगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्थ पेपर रहेगा आपका करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, वाइवा वॉक। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझना बेटा, यहां पे ये जितने भी पेपर है सब ऑब्जेक्टिव है। कितने हैं, ऑब्जेक्टिव है। ऑल पेपर आर 50 मार्क्स। कितने मार्क्स के हैं बेटा, 50 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। अब इसमें बहुत अच्छी खुशी की बात बताऊं आपके लिए, माइनस मार्किंग नहीं है, नो माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग है नहीं बेटा। अब मेरी बात सुनिए, अटेम्प्ट तो करिए, आगे देखते हैं क्या होगा। जो लास्ट पेपर है आपका पेपर 4, करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल। करंट अफेयर्स 20 मार्क्स एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल वाइवा वो जो रहेगा वो आपके लिए 30 मार्क्स का रहेगा। उसके लिए वो आपसे कुछ भी ऑनलाइन बात करके, कम्युनिकेशन करके उसमें रहेगा। ये मेन सीएसडब्ल्यूटी के सब्जेक्ट है बेटा। फर्स्ट पेपर 1 क्या आएगा होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का, और कितने रहेंगे बेटा, 120 उसमें आप मिनट्स मिलेंगे अपने को। ऑल इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 35। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑल आर सेम। मतलब मैं नॉर्मल सी आप लोग से बात करूं तो सबके लिए मुझे क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, 35। टोटल मार्क्स कितने हैं, 50। ये बात आप लोग समझे। अब इसकी मैं नॉर्मल से एक और बात करता हूं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। बेटा पासिंग क्राइटेरिया ऐसा है, पर सब्जेक्ट 40%, पर सब्जेक्ट
40%, आपको मार्क्स उससे ज्यादा लाना है, बट टोटल आपका 50% रहेगा। कितना रहेगा? 50%। मतलब आपका पर सब्जेक्ट है, जैसे आपका पेपर कितने का है? 50, टोटल कितने हो गए? 50, 40% मतलब 20, 20, 20, 20। अब सबने 40% तो ले आए, टोटल मार्क्स आपके कितने हुए? 80। बट टोटल कितने मार्क्स के थे बेटा? चारों पेपर 200, तो आपको 50% कितने लाना पड़ेगा? 100 मार्क्स। इसलिए उसने क्या कहा है, इंडिविजुअल आपको कितने चाहिए? 40% से ज्यादा, और जब आपको पूरा पास करना है तो कितना चाहिए? 50% से ज्यादा। अब मैं नॉर्मल सी बात करता हूं बेटा, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी यार है क्या अपने आप में? बेटा एक चीज बताता हूं, ऑलमोस्ट 9 लाख कंपनीज इन इंडिया, ऑलमोस्ट 9 लाख कंपनीज इन इंडिया, टोटल सीएस बेटा अप्रॉक्स 61,000। आप खुद सोचिए कितना वाइडर स्कोप है इसमें। भैया आपको करना है, आपको कुछ नया करना है बेटा, बस इतना ध्यान में रखिए कि कितनी कंपनी बोला मैंने? 9 लाख कंपनीज, अप्रॉक्स 9 लाख कंपनीज है, मोर देन ही है, कम नहीं है। बट सीएस अभी तक कितने बने हैं? अप्रॉक्स 61,000। लॉट्स ऑफ स्कोप बेटा, बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी में। अब एक बात बताता हूं आपसे, कंपनी सेक्रेटरी, इसके बिना कंपनी नहीं बन सकती, बन जाएगी तो चल नहीं सकती। बात समझे आप मेरे? क्योंकि जितने उसमें, जैसे मैं बात करूं आपसे, ऑडिट दैट कैन बी डन बाय कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल ऑडिट रहेगा, क्रेडिट रेटिंग रहेगी, इंटरनल ऑडिट रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, डिपॉजिटरी डीपी ऑडिट्स हो गए, और स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर ऑडिट, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजर ऑडिट। बेटा ये सब कौन करता है? सीएस करता है। विदाउट सीएस इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल चीजें यार, कंपनी को सरवाइव कराना सीएस के बिना हो ही नहीं सकता बेटा। इट्स अ वैल्यू कोर्स। अब जैसे देखिए, पोजीशन एवेल्यूड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, तो उसमें क्या रहेगी बेटा? लिस्टेड कंपनीज में रहेगी, एसएमई एक्सचेंज रहेंगे, पब्लिक इश्यूज रहेंगे। आप बहुत सारी चीजें यहां प्रिपेयर करते हैं। जैसे कहां पे आप प्रिपरेशन फॉर द क्लाइंट बिफोर ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के में देखा जाए तो कहां कहां अपनी कंपनीज को आप डिफेंड कर सकते हैं? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखा जाए बेटा, एक नॉर्मल सी आपसे बात करता हूं, इसमें स्कोप तो मैंने क्या कह दिया? बहुत ज्यादा कहा। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, एक चीज में ये चीज देखना, सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम, उसके बाद क्या है? सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग कर सकते हैं, या सीएस प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग कर सकते हैं। बेटा ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे आप मर्चेंट बैंकर के पास ट्रेनिंग कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी में कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं, लॉ फर्म में कर सकते हैं, और जो खुद प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनके पास भी आप कर सकते हैं ट्रेनिंग। अब बेटा क्या होता है इसमें, आप सोचेंगे सर मतलब मैं ऑब्जेक्टिव है, किस्मत पे दोष देंगे। बेटा किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, ठीक है? सिर्फ आपका हार्डवर्क होता है। मेरे हिसाब से हार्डवर्क के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। गाइस आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को, एक एक करके मैं उसको आपको लास्ट में उसके पूरे सॉल्व करूंगा कि किसको कैसे रजिस्टर्ड कराना है, कैसे क्या होगा। अब सीएसडब्ल्यूटी के लिए बेटा आईसीएसआई पे आप जाकर, इसकी सिर्फ फीस 1000 रुपीज है। कितनी फीस है? 1000 रुपीज। अब नॉर्मल सी बात करता हूं बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। विदाउट नॉलेज नथिंग इज पॉसिबल बेटा। नॉलेज के बिना कुछ है ही नहीं ना यार। अब मेरे को सरवाइव करना है वहां पे, तो मेरे को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। बात मानते हो आप मेरी? अब क्या चाहिए यहां पे? नॉलेज चाहिए। अब एक चीज मेरी समझना आप यहां पे, अगर आपको बेटा क्या होता है, अब मैं नॉर्मल इसमें शेयर करता हूं आपसे, जब आपकी, अब लोग बहुत सारे पूछते हैं कंपनी सेक्रेटरी की जॉब है क्या? बेटा आपको मैंने पहले ही कहा, ऑलमोस्ट कितनी कंपनी है? 9 लाख से ज्यादा कंपनीज है, और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी बने कितने हैं अभी तक इंडिया में? 61,000। कितने बने हैं? 61,000। मतलब आप भी मानते वाइडर स्कोप है, जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। बेटा स्टार्टिंग पैकेज एवरेज नॉर्मल बता रहा हूं 5 लाख, 4 लाख टू 5 लाख स्टार्टिंग पैकेज रहेगा आपका कंपनी में, या आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कंपनी का कितना वर्क आएगा। भर ऑन एन एवरेज जैसे आपको जॉब करना है तो कितनी सैलरी रहेगी इसकी बेटा? 4 लाख या 5 लाख, इससे ज्यादा भी रहती है। बेटा एक बात कहता हूं, बी कैपेबल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बी कैपेबल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कैपेबल सक्सेस विल फॉलो यू, और यू नो व्हाट मैटर व्हाट। मतलब आप खुद सोचिए बेटा, वहां पे आपको एक बार स्कोप मिल गया, आप में नॉलेज भरपूर है, तो कोई रोक सकता है क्या आपको? नहीं। मतलब एक चीज है बेटा, जैसे बोलते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को होती है,
वैसे कंपनी सेक्रेटरी की परख कंपनी करता है कि तेरे में कितना तुम कैपेबल हो। नॉर्मल सी चीज समझना, आप कितने कैपेबल हो उसको लेकर। अगर आप कैपेबल हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बात समझना आप लोग, जैसे नॉर्मल वे में मैं कहता हूं, आप कैपेबल है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको जॉब मिलने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं। ठीक है बेटा, बस स्टार्ट अपने को करना पड़ेगा। इसकी 3 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 3। लैडर कितने हैं? 3। फर्स्ट आप किसको देंगे? CSEET एग्जाम, अगर आपने अभी क्लियर कर लिया। फिर किसके लिए प्रिपेयर करेंगे आप? CS एग्जीक्यूटिव को, जिसमें मॉड्यूल कितने हैं बेटा? 2 ग्रुप है, 2 मॉड्यूल 2 ग्रुप। अपन उसको प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा? CS प्रोफेशनल, जहां कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। बीच में आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और CS प्रोफेशनल के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब बेटा ट्रेनिंग आप, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारी जगह कर सकते हैं। हम मर्चेंट बैंकर्स रहेंगे, लिस्टेड कंपनीज रहेगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, PCS, लॉ फॉर्म। अब जैसे नागपुर में बेटा गवर्नमेंट कंपनीज जैसे रहेगी आपकी मॉइल छावनी में, फिर आप लोग को देखे तो सुनील हाईटेक, मतलब बहुत सारी कंपनी है। एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, सत्यम, जब सत्यम का केस हुआ था बेटा, उसमें एक ही पर्सन था ऐसा जो CS था जिसपे एक भी दाग नहीं मिला था। समझना, जैसे अपन एग्जांपल लूंगा मैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा, मैं मानता हूं मुकेश अंबानी नंबर 1 है, पर रतन टाटा क्या है? बेस्ट है। तो बेटा CS वो है, CS आपको बेस्ट बनाता है। CS आपको क्या बनाता है? बेस्ट। बट एक ही चीज कहूंगा बेटा, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं तो एक चीज सोच करके आना कि आप कभी क्विट ना करो। आज नहीं कल बनोगे यार, पॉसिबिलिटी सब चीज की है। जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अपने लिए हर चीज है, बस उस पर आप समझकर आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर कैसा रहेगा, तो एक नॉर्मल सी मैं आपसे चीज समझाता हूं बेटा। इसमें देखो, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फंक्शन जैसे रजिस्टर ऑफ सेबी, इनकम टैक्स, RBI, स्टॉक एक्सचेंज, हर जगह आपके लिए जॉब है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कितना रहेगा, कितनी जॉब, कितनी सैलरी रहेगी? बेटा टॉप हाईली पेड CS इन इंडिया, जैसे मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, यस ब्रदर, मैं आपका डाउट अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। टॉप हाईली पेड CS इन इंडिया, CS देव वाजपेयी बेटा, ये HUL में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इनका मानते हो ईयरली पैकेज कितना होगा? 4.69 CR, 4.69 CR। मतलब आप खुद सोचिए इसमें कितना है। अगर मैं देव सर की बात करूं तो उनमें आप खुद देखिए बेटा कितना नॉलेज रहेगा सब चीज को लेकर। फिर मैं बात करता हूं के सेतुरमन सर की, जो रिलायंस इंडस्ट्री में, उनका पैकेज है 3.03 CR। बेटा इसमें देखो स्कोप इज वाइडर। नॉर्मल सी मैं बात करता हूं आज आपसे, ये ICSI है ना, जो एक CS का एक प्रीफिक्स है जो आपके नाम के सामने लगेगा, ये बहुत वैल्यू है इस वर्ड की। मतलब जो 2 है ना, CS आपके नाम के सामने लगेगा, मतलब यू आर अ होल एंड सोल पर्सन, यू आर की मैनेजरियल पर्सन इन योर कंपनी। आप उसको समझिए कि आप उसको कैसे करेंगे। उसके बाद आप बात करें, अब जैसे हम CSEET की बात करते हैं, हम लोग CSEET स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। CSEET हमारी क्लासेस अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है। आप 15 डेज का डेमो अटेंड करिए, आपको नीचे नंबर आ रहा होगा, 15 डेज का आप डेमो अटेंड करिए। अगर लगता है ना बेटा, उसके बाद ज्वाइन करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है CA फाउंडेशन से रिलेटेड, CSEET से रिलेटेड, हम ऑलवेज 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैं उसको अपने इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मेरा कहना बेटा वही है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। विदाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस नथिंग इज पॉसिबल यार, ये चीज आप मेरी समझिए, ठीक है। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहा हूं तो फर्स्ट क्या है बेटा, मेरे को इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी विद बेसिक नॉलेज। कि जैसे देखिए मैं बात करता हूं आज से सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ। बेटा लॉ आया कहां से है, वहां से अपने को देखना है, क्योंकि आप जब तक CS बनेंगे ना, आप बहुत सारे एक्ट पढ़ चुके होंगे बेटा, क्योंकि कंपनी में जितने एक्ट लगते हैं, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर एक्ट, लॉट्स ऑफ मेनी एक्ट्स आप पढ़े होंगे यहां पे CS में, समझे बेटा। इसलिए मैंने आपसे कहा, जैसे मैं आपको बात करता हूं मेरी फैकल्टी की, CSEET की, CS रेत मिथाई मैम, ये आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाएगी बेटा, ठीक है। मैं खुद पलाश, मैं आप लोग को लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। प्रोफेसर अभिषेक अग्रवाल सर ये आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे, और मोनीश सर जिनसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही
सीए फाउंडेशन के बारे में बात की आपसे, वो आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। बेटा इस चीज को समझिए आप कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। आप इसके लिए रजिस्टर्ड कराइए। इसकी CSEET की लास्ट डेट है 15 जून। बेटा कोई कोर्स इतना बड़ा नहीं है, विद बेसिक नॉलेज के साथ अपन उसको 1 महीने में कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू फीस क्वेरी, आप हमारे कैलिबर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो इस ब्राउचर पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए गाइस। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। इसके बाद मैं आपका डाउट सेशन क्लियर कर रहा हूं, विद इन 1 मिनट मैं सबके डाउट्स नोट डाउन कर लिए हैं। मैं विद इन 2 मिनट्स आपके डाउट सेशन क्लियर करूंगा, ठीक है। गाइस अब आपको जो भी बेटा छोटे से छोटे डाउट है सीएस के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं सॉल्व कर सकूं। जैसे निखिल आपका डाउट था हाउ मेनी सब्जेक्ट इन सीएस, तो बेटा सीएस में अपने को CSEET में 4 सब्जेक्ट है। पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, पेपर 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, पेपर 3 इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पेपर 4 करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये अपने को बेटा इसमें 4 आपको टोटल सब्जेक्ट्स हैं CSEET में। उसके बाद बेटा एक डाउट था कि जुलाई एग्जाम के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर एग्जाम के लिए। बेटा हम लोग ने जुलाई एग्जाम के लिए भी एक आप लोग के लिए फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। और मेन हम लोग नवंबर के लिए रेगुलर बैच अनाउंस कर रहे हैं। हाँ जी, और इससे भी आपको कोई डाउट पूछना है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। बोलते रहो। और कोई कमेंट बेटा, और कोई कमेंट? CSEET की हमारी क्लास अभी आपको हमारे चैट बॉक्स में सब पता चल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा जो नीचे नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्लास कब से होगी, कौन पढ़ाएगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी आपको पूछना है आप उसमें पूछ सकते हैं। निखिल सीएस में बेटा अकाउंटिंग होती है बट सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंट, एक SFM के नाम से रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। बस आपके 2 ही सब्जेक्ट है आपके फाइनल, ना CSEET लेवल पे है और ना CS प्रोफेशनल लेवल पे है। एक भी आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे डाउट है। यस, आपका बेटा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये आपका जो ओल्ड सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव का, ज्यूरिस्प्रूडेंस उस पे सब्जेक्ट है, तो उसको भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप हमसे कैलिबर में आके मिल सकते हैं। हम आपके यहां डाउट उस चीज के लिए क्लियर कर देंगे। बेटा आपको ज्यादा बुक के लिए फोकस नहीं करना है, जो नोट्स हम प्रेफर करेंगे आपको सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। और कुछ गाइस, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।
नवंबर की क्लास बेटा डे आफ्टर टुमारो से आपके लिए स्टार्ट हो रही है कैलिबर्स में, जिसके हम आपको वीडियो लेक्चर्स भेजेंगे, आपको वो डेली वहां पे मिलते जाएंगे। उसके बाद नेहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो पासिंग द एग्जाम? बेटा मैं इसका बात कहूंगा आपको, एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं, परसेंटेज मायने यहां नहीं रखते हैं। देखो वैसे पासिंग परसेंटेज 50% मार्क्स होते हैं, बट एक चीज समझना, आपका हार्डवर्क कितना है वो आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप कैपेबल हो, आप में कैलिबर है, आप में पोटेंशियल है, तो आप कोई भी एग्जाम बेटा क्लियर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका पासिंग परसेंटेज क्या है, क्योंकि आपको बेसिक से चीजें आएंगी तो आप उसको कभी भी क्लियर कर सकेंगे। नेहा, डाउट क्लियर हुआ आपका? अभी भी और कोई किसी के डाउट है तो वो पूछ सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में बेटा जो अश्विन गायकवाड़, अश्विन एंट्रेंस एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे आपके लिए, जिसमें 35 क्वेश्चंस पर पेपर के 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, 4 सब्जेक्ट होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड पेपर इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट, फोर्थ पेपर इज करंट अफेयर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। बेटा सीए के बारे में आपको अभी मेरी मोनिश भाई जो है मेरी फैकल्टी है साथ में, वो आपको बताएगी। यस सर, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? जो भी आपके डाउट्स है सीए के लिए स्पेसिफिक, मैं सबसे पहले तो जब मेरा वीडियो चल रहा था और जब पलाश सर का वीडियो चल रहा था, तो तब जो भी सीए से रिलेटेड हमारे डाउट्स थे वो सारे हमने नोट कर लिए थे। तो पहले मैं वो डाउट्स जो है पहले वो एक बार क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मुझे जो है इसमें आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। यस, तो आइए मैं सबसे पहले जो है इसमें बताना चाहूंगा। सबसे पहले है सर, देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर के बाद क्या सीए कर सकते हैं, ये एक जन ने पूछा था। तो हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीकॉम सेकेंड ईयर में देखिए जनरली स्टैंडर्ड 12th के बाद जो है आप सीए फाउंडेशन को रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यस, तो अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है फिर भी आप बीकॉम अपना जो सीए फाउंडेशन लेवल जो है उसके लिए आप बिल्कुल जो है रजिस्टर कर सकते हैं। यस, फिर सर अगला क्वेश्चन था जो जनरली ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को ये होता है जब भी वो उनका करियर स्टार्ट करने के समय ये सोचते हैं कि सर सीए करें या सीएस करें। यस, तो अब देखिए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये बताना चाह रहे हैं कि सीए और सीएस ये दोनों ही बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, दोनों ही बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि देखिए अगर आपको अकाउंटिंग पसंद है, अगर आपको फाइनेंस पसंद है, राइट, आपको ऑडिट करना, अगर जैसे इसमें ऑडिट करके जो चीजें हैं ऑडिट करने की सीए में, यस, अगर आपको वो सब चीजें पसंद है, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, यस, तो आपको सीए चूज करना चाहिए। और अगर आपको लॉ पढ़ना ज्यादा पसंद है, यस, थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, आपको कंपनीज के लिए जो लॉज है जैसे कंपनीज एक्ट है, अगर आपको लॉ पढ़ने में, थियोरी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएस कोर्स को चुनिए, राइट। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि सीए और सीएस का क्या डिफरेंस है। कि सीए जो है वो जो है जैसे समझ लीजिए जैसे इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, ये सब का पावर सिर्फ सीए के पास है, इसका पावर सीएस के पास नहीं है। और उसी तरह से सीएस में एक सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, यस, जो कि सिर्फ कंपनीज के लिए स्पेसिफिक होता है, कुछ कुछ कंपनीज को लागू होता है, पर वो वाली चीज सीए नहीं कर सकता है। यस, तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो सीए कीजिए, अगर आपको थियोरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, तो आप सीएस चूज कीजिए। यस, फिर आगे क्या है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीए तो पास हो गए लेकिन जॉब कैसे लगेगा, है ना। तो अब देखिए जनरली बहुत जितनी भी कंपनीज है वो अपने पोर्टल्स पे डालती है कि जब भी सीएस के लिए वैकेंसी होती है, यस, आप बहुत सारे जो है जॉब पोर्टल्स में जुड़ सकते हैं। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज जो है एक सीए के लिए ऐसा होता है
कि सीए का जो हमारा आईसीएआई है, हमारे जो माई बाप है, हमारे जो मदर बॉडी है, वो स्पेसिफिकली फ्रेशली पास्ड आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक कैंपस का वो करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट रखते हैं, जिसमें वो काफी सारी कंपनीज को बुलाते हैं और वो जो न्यू सीएस जो भी क्लियर होता है उनको जो है वो हायर करते हैं। यस, तो आपके इंटरव्यूज वगैरह जस्ट जैसे आप सीए क्लियर हो जाएंगे, जब आप सीए बन जाएंगे तो आईसीआई की तरफ से आपको कैंपस प्लेसमेंट में आपको बुलाया जाएगा और आप वहां पे जाके आप इंटरव्यूज में बैठ सकते हैं, राइट। तो आपको वहां पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो जनरली 30 to 40% जो सीएस पास होते हैं वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही प्लेस्ड हो जाते हैं। अब जो बाकी के जो बचते हैं तो आप जैसे Naukri.com हो गया, Monster हो गया, ये सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें भी आपको बहुत सारे सीएस के लिए वैकेंसी आपको मिलती रहती है, रोज ढेरों वैकेंसीज आती है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। यस, फिर आगे देखिए, आगे क्या मुझे पूछा गया था कि कितने % चांस है कि जॉब मिलेगी, है ना। तो सर आप देखिए, ये तो आपके कैलिबर के ऊपर है। अगर आपके समझ लीजिए आप एक बार सीए बन जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका सोसाइटी में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपकी वैल्यू बहुत सारा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपके बेसिक्स क्लियर है? क्या आपने जो पढ़ाई की थी वो आपको अच्छे तरीके से याद है, या फिर आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने क्या सिर्फ आप बुक्स में रह गई, कि आपने बुक्स के बाहर भी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें होती है क्या आपने अपने आप को उससे भी अपडेट रखा है? तो जो अपने आप को इतना ज्यादा अपडेट रखता है, जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो उसको जॉब मिलना तो सर 100% पक्का होता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं है, मैं पढ़ाई बराबर से नहीं कर रहा हूं, तो फिर आपको जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम कैलिबर्स में भी आपको जो सीए फाउंडेशन लेवल जो है उसमें एकदम बेसिक से आपको चीजें समझा रहे हैं, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से हम डेवलप करेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। यस, फिर आगे देखिए, आगे मुझे पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में बताइए। तो अब देखिए सर, एक्चुअली आपको गवर्नमेंट ऑडिट के लिए जैसे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आप जब पहुंचेंगे तो आपको एक अलग से एक ऑडिट का सब्जेक्ट ही होता है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑडिट्स के बारे में बताया जाएगा। फिर सीए फाइनल में वापस से आपको ऑडिट सब्जेक्ट होता है, एडवांस ऑडिट आपको उसमें पढ़ाया जाता है सीए फाइनल में, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए आपको जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लेवल के लिए अगर आप सीए फाउंडेशन में आने वाले हैं तो अभी आपको गवर्नमेंट ऑडिट की जानकारी अभी आपको जान के कुछ अभी फायदा नहीं होगा। यस, आप जब सीए इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, जब आप आर्टिकलशिप करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीजें जो है और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। यस, फिर आगे देखिए, आगे मुझे पूछा गया था कि खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो जरूरी, अगर खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है तो क्या जरूरी है कि सीए करना ही पड़ेगा? तो सर देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीए किया तो ही आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर अपना एप्पल हो गया, राइट, तो इसके जो फाउंडर्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स है, राइट, फिर अपना एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स है, फिर वैसे रिलायंस का जो फाउंडर है वो अंबानी जी थे, राइट। तो इनके पास तो सीए की डिग्री नहीं थी, फिर भी वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। यस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सीए करना ही है तभी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपनी तो वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीए कोर्स करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड। तो आप बहुत सारी चीजें जो आपको खुद को ही समझना स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। तो अगर आप सीए करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कंपनी स्टार्ट करने के लिए। यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि फिर एक जन ने हमें पूछा था कि क्या आप जुलाई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप नवंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यस, तो जैसे कि सीए फाउंडेशन एग्जाम्स जो है वो जनरली मई और नवंबर में होती है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते जो मई वाला जो सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम था वो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक तक डेफर हो चुका है ना, पोस्टपोन हो गया अगस्त के फर्स्ट वीक तक। तो अभी हमारे पास जो है सीए फाउंडेशन का जो अगस्त में जो एग्जाम है उसके लिए भी हमारे पास अभी समय है पढ़ाई करने के लिए। यस, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सीए फाउंडेशन में तो ही आप अगस्त का दे सकते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 30 जून तक रजिस्टर करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यस, अब मैं अपने क्लास पे आता हूं। तो देखिए, हम जो अगस्त का जो अटेम्प्ट आएगा सीए फाउंडेशन का, उसके लिए हम एक फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस करेंगे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारा नवंबर में जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम होंगी उसके लिए हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो हमारा कल या परसों से ही हमारा जो है
हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको पहले 8 से 10 दिन आप फ्री में देख सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस, राइट। आप हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, आप सॉफ्टवेयर में वो वीडियोस चला पाएंगे। उसकी जानकारी आपको हमारे राहुल सर जो है वो आपको और अच्छे से देंगे कि कैसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कैसे चीजें रहेगी, राइट। तो आपको पहले और 8 से 10 दिन का आपको और समय मिलेगा। आप देखिए, अगर आपको टीचिंग बहुत अच्छी लग रही है, राइट, तो आप बिल्कुल हमारा फिर 1 जून से आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारा क्लासेस। यस, तो चलिए, और कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मेरी टीम ने जो है चीजें काफी नोट करके रखी थी अभी। यस, तो अभी जैसे यहाँ पे एक जन ने पूछा है कि सर बीबीए ग्रेजुएशन के बाद क्या सीए कर सकते हैं? तो देखिए, एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी होता है सीए में। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं वो अगर उनको 55% से ऊपर रहते हैं तो वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपका बीबीए का ग्रेजुएशन हो गया है और अगर आपका उसमें 55% से ऊपर आपके मार्क्स थे, यस, तो आप बिल्कुल सीए के इंटरमीडिएट लेवल में आप रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं। यस, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको केटर कर रहा हूं, वो है कि सीए के जॉब नागपुर में अच्छे हैं या बाहर? तो सर देखिए, जनरली मुंबई पुणे में वगैरह वहां पे थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, बैंगलोर में थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, नागपुर में अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है। फिर भी नागपुर में आप अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ सीए। यस, लेकिन आप अगर पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राइट, बैंगलोर जाते हैं, तो वहां पे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। यस, सो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमारा वेबिनार देखा। अभी आपको जो है हमारे सर जो है वो आएंगे और वो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यस, चलिए, थैंक यू। Hi friends, my name is Abhishek Agrawal. I would be teaching mathematics and quantitative aptitude and reasoning for CA and current affairs for CS, and as far as logical reasoning is concerned. As far as this group is concerned, the Caliber Nova group is concerned, it is a very good group और हम लोग पूरी बेसिक्स की तैयारी करते हैं और बेसिक्स लेवल्स पे उठाने पे भरोसा करते हैं। कैलिबर नोवा और मेरा खुद का पर्सनल एक टीचिंग का मोटो है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 5 साल पहले आज से, तब मेरा एक ही मोटिव था कि कमजोर से कमजोर बच्चे को ऊपर लेके जाना, यही हमारा मकसद रहा है। और हमारी पूरी गारंटी रहेगी कि हम जितने भी लोग एनरोल करेंगे उनके ऊपर पर्सनल ध्यान देंगे। रात को 12 बजे से लेकर 24/7 हम सबके लिए अवेलेबल रहेंगे और सबके एक माइनर से माइनर डॉट के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। और याद रखना, कैलिबर नोवा में सिर्फ टीचिंग नहीं होती है, कैलिबर नोवा में हम और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब फुल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ये हमारा मोटिव होता है। तो आप इसलिए डरिए मत, सीए में एडमिशन लेने का सीए होगा कि नहीं होगा ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, हम लोग कॉन्फिडेंट है, तो हम लोग ये काम करके ही देंगे। चलिए, हम लोग अब मिलते हैं हमारे एक और डायरेक्टर सर पंकज अग्रवाल सर से। थैंक यू। हेलो एवरीवन, होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि डे आफ्टर टुमारो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसी क्लासेस चल रही थी व्हाट्सएप में, वही क्लास स्टार्ट होने वाली है 22 से 30 तक, 30 मई तक हम लोग उसी पैटर्न में चलने वाले हैं। 1 जून से हम लोग ऐप के थ्रू वर्क करेंगे। रजिस्टर्ड यूजर जो जिनको बिल्कुल क्लियर हो जाए, हाँ मुझे फाइनल सीएस करना ही है, उनके लिए तो 1 जून से ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड यूजर उसमें लर्न करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल्स, असाइनमेंट, होमवर्क, पेपर, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको 1 जून से क्लियर हो जाएगी।